नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है करण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट कोड है BANS 183। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ये सब्जेक्ट कोड है BANS 183, जिसका आपका नाम है पर्यटन मानव विज्ञान। ये जो पुस्तक है दोस्तों, तो इसके जो वेरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका जून 2026 के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इग्नू का एग्जाम जून 2026 का एग्जाम चल रहा है, तो उस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और 15 जुलाई 2026 का पेपर दोस्तों, आपका जो BANS 183 जो एग्जाम है दोस्तों, वो आपका 15 जुलाई 2026 को होने वाला है। तो इस दिन के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये जो वीडियो है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे बाहर कुछ नहीं का मतलब दोस्तों ये है कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा फुल वॉच कर लेते हो, तो इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आंसर लिखने के लिए, तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये क्वेश्चन आता है। वो आप क्यों कहोगे? क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 10 आपको दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके पूरे बुक का जो सिलेबस है उसको भी कवर करता है, और जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। यानी पूरा बुक का जो बेसिक है वो आपको समझा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में जो है कोई भी दिक्कत ना हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे हम पुस्तक का अर्थ, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक से, यानी बिल्कुल जीरो से आपको हीरो की ओर ले जाता हूँ, ठीक है। यानी बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस की ओर ले जाता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? इससे आपको पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलता है। दूसरा फ़ायदा कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर को पढ़ोगे, तो आपको समझने में आसानी होती है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस पूरे बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। यदि जब तक आपको उसका आइडिया ही ना मिले, तब तक आप कैसे समझ सकते हो? जैसे मान के चलिए आप कोई मूवी देखने गए, जब तक आपको उसका नाम ही पता नहीं है, तब तक आप कैसे उस मूवी में इंटरेस्ट आपका आएगा? नहीं आएगा ना। जब आपका मूवी का नाम पता होगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस मूवी में शायद ये होगा। तो ठीक उसी प्रकार से है, जब तक आपको पुस्तक का अर्थ पता नहीं होगा, तब तक जो है आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। चलिए समझते हैं पुस्तक का अर्थ। देखिए, हमारे पुस्तक का नाम है दोस्तों पर्यटन मानव विज्ञान, ठीक है दोस्तों। तो इसके अर्थ को समझने के लिए आपको 3 शब्दों को समझना होगा। पहला आपका पर्यटन, दूसरा मानव और तीसरा विज्ञान। यानी जब इन तीनों शब्दों को आप समझ लोगे, तब आप इस पुस्तक के अर्थ को समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम पर्यटन के बारे में। आनंद, ज्ञान, व्यापार या अन्य उद्देश्यों से अपने सामान्य निवास स्थान से दूर किसी अन्य स्थान की ओर यात्रा करना ही पर्यटन कहलाता है। दोस्तों, पर्यटन का अर्थ सीधा सीधा यही है कि जब व्यक्ति आनंद के लिए, किसी ज्ञान के माध्यम के लिए, या किसी व्यापार संबंधी किसी दूसरे स्थल पर जाता है अपने निवास स्थान को छोड़कर, तो उसको पर्यटन बोलते हैं। और भी सरल शब्दों में आपको समझाने की प्रयास करूं मैं, तो जैसे मान के चलिए लोग जाते हैं केदारनाथ यात्रा, लोग जाते हैं खाटू श्याम, मतलब हर जगह का मतलब घूमने फिरने जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये घूमने फिरने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसी को हम पर्यटन बोलते हैं। यानी लोग जब घूमने फिरने कहीं जाते हैं, तो उसी को हम पर्यटन कहते हैं। समझ गए? सीधे शब्द, मतलब सीधा बिल्कुल सिंपल शब्द में, ठीक है। आपने क्या किया? आपने एक शब्द का मतलब समझ लिया, पर्यटन का मतलब। अब हम दूसरा समझेंगे मानव विज्ञान का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों, आपको मानव का मतलब पता ही है, मनुष्य, और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना पूर्ण रूप से। दोस्तों, यदि किसी भी शब्द के आगे विज्ञान लग जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसमें उस चीज का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव विज्ञान लग गया, तो मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य की संरचना कैसी है, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, मनुष्य की जो है प्रकृति के साथ कैसा जुड़ाव है, मतलब पूरा मनुष्य के बारे में डीपली अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान के तहत। देखिए, मनुष्य का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना ही मानव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, ये आप बिल्कुल पॉइंट को एकदम ध्यान से समझिएगा कि मनुष्य की जितनी भी एक्टिविटी है, खाना पीना, चलना, हंसना, बोलना, उन सभी एक्टिविटियों का अध्ययन करना ही आप कह सकते हो एक प्रकार से मानव विज्ञान कहलाता है। तो अब इन शब्दों का मतलब आप समझ गए। तो अब ओवरऑल इस पुस्तक में हम क्या पढ़ने वाले हैं?
तो इस पुस्तक में हम मनुष्य के पर्यटन संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यानी जो आपका मनुष्य है दोस्तों, जो मानव है या जो आदमी है, वो कब पर्यटन करता है और पर्यटन संबंधी क्या क्या आदमी के विचार हैं, और पर्यटन करने से मनुष्य को क्या फायदा मिलता है, और पर्यटन करने से क्या क्या नुकसान भी होते हैं पर्यावरण को, वो सभी आप जो है इस पूरे पुस्तक में पढ़ने वाले हो। यदि मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो आप क्या पढ़ने वाले हो, तो आप यही पढ़ोगे कि किस प्रकार से देश के अंदर पर्यटन किया जाता है और उस पर्यटन के अंदर मनुष्य की क्या भूमिका है और मनुष्य किस प्रकार से पर्यटन करता है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि पूरे बुक के अंदर पर्यटन के बारे में बात की जाएगी, घूमने फिरने वाले स्थानों के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपने वीडियो को। दोस्तों बेसिक बताने से ये हो जाता है ना कि आपको मतलब एक बेसिक आइडिया हो जाता है, तो इससे यदि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा, इसलिए बताते हैं बेसिक। अब दोस्तों शुरू होता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, और मैं आपको 10 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिए। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। यदि आप फुल वॉच करोगे तो आपको हर चीज बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा और बिल्कुल हर चीज बिल्कुल बारीकी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के अंदर एक दिक्कत होती है कि वो क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं और आंसर लिखना शुरू करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे को आंसर पूरा नहीं आ रहा है। तो जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप आंसर की ओर नहीं बढ़ सकते। देखो प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों कि मानव शास्त्रीय दृष्टि, जो आपका मानव शास्त्रीय दृष्टि है उसके अनुसार पर्यटन के अध्ययन पर चर्चा कीजिए। यानी दोस्तों जो आपका मानव शास्त्रीय दृष्टि है, यानी मानव शास्त्र का जो दृष्टिकोण है, उसके अनुसार जो पर्यटन है उसका अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं वो हमको बताना है। यानी मनुष्य के दृष्टिकोण के तहत पर्यटन का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है वो हमको बताना है। तो देखिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन केवल आर्थिक या व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। दोस्तों आप एक पॉइंट ध्यान रखना, पर्यटन का मतलब ये नहीं कि आप आर्थिक रूप से या व्यवसायिक रूप से काम करोगे, ऐसा मतलब नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपका एक जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक परिघटना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कहीं ना कहीं देश की जो सांस्कृतिक विरासत होती है उसकी बात की जाती है। एक देश से दूसरे देश के अंदर संस्कृति का आदान प्रदान होता है, लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग जो है भारी मात्रा में जो है पुरानी चीजों को देखने जाते हैं। ठीक है, तो पर्यटन का मतलब क्या है, मतलब घूमना फिरना। लोग क्यों घूमते हैं आप ही बताओ, आप कहीं घूमने क्यों जाते हो? या तो आप मान लो कोई धार्मिक यात्रा पर जाते हो, या फिर आप कोई पर्यावरण का जो अच्छा स्थल है वहां जाते हो, या फिर आप जो प्राचीन आपके किले हैं वगैरह है, जैसे इमारत है लाल किला, आपका कुतुब मीनार, वहां घूमने जाते हो। तो यही पर्यटन यानी घूमने फिरने की प्रक्रिया को पर्यटन कहते हैं। तो इसमें मानव शास्त्री में बताया गया है कि हम सिर्फ आर्थिक यानी पैसे से जुड़ा हुआ अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसका अध्ययन करेंगे। देखिए यह मानव व्यवहार, मेजबान मेहमान संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन से स्थानीय समुदाय की पहचान करता है। यानी जो पर्यटन करने के लिए लोग जाते हैं तो वहां के जो स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी पहचान करते हैं और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। आप ही सोचो दोस्तों, जब लोग पर्यटन करेंगे, जब लोग घूमने फिरने जाएंगे तो पर्यावरण भी कहीं ना कहीं जो है आपका प्रदूषित होगा। अब कैसे होगा, जैसे मान के चलिए आप घूमने फिरने गए तो लोग, बहुत सारे लोगों में आदत होता है कचरा फैलाने का। कहीं जाएंगे कहीं भी कचरा फैला देंगे, गंदगी फैला देंगे, और अत्यधिक लोग होने से कहीं ना कहीं वहाँ के जो संसाधन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इससे भी आप कह सकते हो कि जो अत्यधिक जो पर्यटन है उससे भी कहीं ना कहीं जो है हमें हानिकारक देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं हम मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन के अध्ययन के प्रमुख आयाम। जो आपका दोस्तों मानव शास्त्रीय दृष्टि है, यानी मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण है, उसके अनुसार जो आपका पर्यटन है उसके अध्ययन, यानी पर्यटन का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका प्रमुख जो प्रकार है उसको समझते हैं। ठीक है, पहला है हमारा मेजबान और मेहमान का संबंध। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, तो इस उपागम के तहत जिसका श्रेय मुख्य रूप से वॉन डेन वर्ग, ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका श्रेय जो आपको वॉन डेन वर्ग को जाता है और वेलेन स्मिथ को जाता है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच अंतः क्रिया का विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन करता है कि बाहर से आने वाले पर्यटक का
मेजबान समुदाय, यानी जो मेजबान है दोस्तों, की आजीविका, सामाजिक संरचना और दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी दोस्तों इसमें ये बात की गई, जो एक मेजबान समुदाय होता है उस पर जो बाहर से पर्यटक आते हैं। अब बहुत सारे साथियों को पर्यटक का मतलब दोस्तों दो वर्ड आपको ध्यान रखना है। एक आपका क्या है दोस्तों, एक आपका है पर्यटन और दूसरा दोस्तों आपका क्या है, पर्यटक। दोस्तों पर्यटन क्या होता है, जहां पर हम घूमने फिरने जाते हैं, जो स्थल है। और पर्यटक क्या होता है दोस्तों, जो घूमने फिरने जाता है व्यक्ति। पर्यटक कौन है दोस्तों, तो आपका व्यक्ति है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो बाहर से आने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, जो पर्यटन के उद्देश्य से यानी घूमने फिरने के उद्देश्य से आते हैं, तो उनके आने से मेजबान जो समुदाय है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात की गई है। ठीक है, और प्रभाव के माध्यम से जो है इसके अंतः क्रिया, यानी मनुष्य की पूरी बिल्कुल डीपली रिसर्च किया जाता है कि किस प्रकार से जो है लोगों के आने से क्षेत्र को प्रभावित होते हैं। अगला हमारा है धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी नेल्सन गैब्रियल ने पर्यटन को एक धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान माना, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जो पर्यटन होते हैं स्थल, वहाँ पे हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर धर्म को मतलब एक समान समझा जाता है। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो है जो पर्यटक होते हैं वो धर्म के नाम पर भेदभाव ज़्यादा नहीं करते। तो उनके अनुसार जिस तरह प्राचीन काल में लोग धार्मिक तीर्थ यात्राएं करते थे, आप सभी को पता है प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, धार्मिक तीर्थ यात्राएं करते थे, जो कि आज भी लोग करते हैं। खाटू श्याम जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बहुत सारे जो है धार्मिक स्थान पर जाते हैं। उसी तरह आधुनिक पर्यटक यानी अभी के जो पर्यटक, यानी पर्यटक का मतलब दोस्तों आप इसको और आसान शब्दों में समझो तो इसका मतलब है दोस्तों लोग, या फिर आप इसको आदमी भी कह सकते हो। यानी पर्यटक का मतलब आदमी की बात की जा रही है। अपनी सामान्य दिनचर्या, काम और सामाजिक दबावों से मुक्ति पाने के लिए यात्रा करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, हम सभी काम करते करते जब बोर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो लोग घूमने फिरने जाते हैं, जो उन्हें तरोताजा और रूपांतरित कर देता है। आप सभी को पता है यदि आप घूमोगे फिरोगे, पर्यटन करोगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो है माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगला हमारा दोस्तों जो प्रकार है वो है सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। यानी जो पर्यटक आते हैं उनसे कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र की संस्कृति में बदलाव आता है और उसके समाज की संरचना में बदलाव देखने को मिलता है। तो पर्यटन के कारण स्थानीय संस्कृति, कला और परंपराओं में कई बदलाव आते हैं। जाहिर सी बात है, यदि जब पर्यटन होगा तो उसकी संस्कृति में बदलाव आएगा, उसकी कला में और उसकी परंपराओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मानव शास्त्री यह जांच करते हैं कि कैसे पर्यटन संस्कृतियों को वस्तु में बदल देता है। आप सभी को पता है दोस्तों, जो संस्कृति होती है ना हमारी, उसको पर्यटन वस्तु में बदल देता है, जहां स्थानीय कला और परंपराओं को पर्यटकों की पसंद के अनुसार ढाल दिया जाता है। आप सभी को पता है, मान लो कोई क्षेत्र पे कोई चीज प्रसिद्ध है, तो वहां पे क्या करते हैं, मान लो पहले वो प्रसिद्ध तो थी लेकिन वो उसका जो है मरम्मत नहीं होता है, फिर मतलब उसको अच्छे से बनाया नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं जब पर्यटन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो उसके आसपास बिल्कुल किले बना देते हैं, द्वार बना देते हैं, गेट लगाते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब परिवर्तन कर दिया जाता है, इसी की बात की जा रही है। अगला हमारा है प्रामाणिकता की तलाश। पर्यटक अक्सर प्रामाणिक या मूल अनुभवों की तलाश में यात्रा करते हैं। अब देखो, कुछ जो पर्यटक होते हैं दोस्तों, जो आपके घूमने फिरने वाले आदमी होते हैं, वो प्रामाणिकता की तलाश करते हैं। प्रामाणिकता का मतलब होता है कि यह चीज़ क्या वास्तव में है, क्या इसकी सच्चाई है, उसकी तलाश करते हैं। और मानव, देखिए दोस्तों, मानव विज्ञानी इस अवधारणा का अध्ययन करते हैं। जो मानव विज्ञानी होते हैं, जो मनुष्य का पूरा अध्ययन करते हैं, वो इसका अध्ययन करते हैं कि कैसे मंचित प्रामाणिकता का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए पर्यटकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पारंपरिक नृत्य या स्थानीय उत्सव हो गया आपका, या फिर जो जीवन से अलग हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों एक प्रकार से कि कुछ जो पर्यटक होते हैं वो प्रामाणिकता की बात करते हैं, यानी कि तथ्य, ये चीज है तो क्यों है, इसकी पूरी प्रामाणिकता की बात करते हैं। अब दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न आता है आपका कि पर्यटक और दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है हमारा कि पर्यटक और पर्यटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी पर्यटक क्या होता है दोस्तों और पर्यटन क्या होता है, ये आपको बताना है। ये कई बार 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे कि पर्यटक के बारे में बताइए या फिर पर्यटन के बारे में बताइए, 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपको समझना है। यानी पर्यटक क्या है और पर्यटन क्या है, इन दोनों का अंतर तो मैंने आपको थोड़ा पीछे बता ही दिया था, और इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, पर्यटक और पर्यटन के बीच मुख्य अंतर यह है कि पर्यटक, जो आपका पर्यटक है दोस्तों, ये एक व्यक्ति या यात्री होता है। आप सभी को पता है कि पर्यटक क्या होता है, वो एक व्यक्ति या यात्री होता है जो यात्रा करता है, जबकि जो पर्यटन है वो उस यात्रा गतिविधि या संपूर्ण उद्योग का नाम है।
जो पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करता है। दोस्तों सीधा सीधा अर्थ यही है, जो आपका पर्यटन होता है, नहीं जो आपका पर्यटक होता है, इसको मैं रफ कर दूं एक बार, इसको रफ कर देते हैं फिर समझाते हैं। देखो जो आपका पर्यटक होता है ये आपका होता है कौन दोस्तों, तो ये होता है आपका व्यक्ति। और जो आपका पर्यटन होता है दोस्तों ये आपका स्थान होता है, कहीं भी घूमने फिरने का स्थान, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। धार्मिक में आप ले लो केदारनाथ, खाटू श्याम, बालाजी, बहुत सारे जो मतलब पर्यटक स्थल है। तो ये क्या है आप समझ गए, पर्यटक यानी आदमी, पर्यटन यानी घूमने फिरने की जगह। बेसिक सा अंतर तो ये हो गया। और इसकी बिल्कुल गहराई समझते हैं कि पर्यटक और पर्यटन के बीच में अंतर क्या है। तो पहला हमारा अर्थ और परिभाषा के आधार पर क्या अंतर है। तो पर्यटक का मतलब है दोस्तों यह एक व्यक्ति होता है जो अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर किसी अन्य स्थान पर मनोरंजन या अवकाश के लिए यात्रा करता है। आप सभी को पता है व्यक्ति जो है यात्रा क्यों करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए या फिर छुट्टी के समय में जो है यात्रा करते हैं। और जो पर्यटन है दोस्तों यह लोगों को आनंद, व्यवसाय या अन्य कारणों से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने वाला पूरा व्यवसाय या गतिविधि है। पर्यटन क्या है, ये जो है एक व्यवसाय है, बिजनेस तो है। जैसे मान के चलो किसी क्षेत्र में क्या है कि उद्योग नहीं है, कंपनी नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो उसके जो प्राचीन जो स्थल है वो बड़ी स्थल है वहाँ पे। तो वहाँ पे पर्यटन के माध्यम से जब लोग घूमने फिरने आएंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे खर्च करेंगे, तो कहने की कह सकते हो कि पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। अब संज्ञा के प्रकार की बात की जाए तो पर्यटक एक मूर्त संज्ञा यानी एक व्यक्ति है। दोस्तों मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा को जो है हम आगे पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। तो मैं थोड़ा सा यदि आपको बताना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि दोस्तों मूर्त संज्ञा और जो अमूर्त संज्ञा होता है, तो दोस्तों देखो पहला जो आपका मूर्त संज्ञा, इसमें इस चीज़ की बात की जाती है, ये आपका जो है इसको आप छू सकते हो मतलब ये आपका प्रैक्टिकल होता है। जैसे आपका कोई वस्तु हो गया, मनुष्य हो गया, जो प्रैक्टिकल जिसको आप टच कर सकते हो, ये ठीक है, ये होता है आपका। और दूसरा आपका होता है पर्यटन। पर्यटन के अंदर दूसरा कोई क्या है दोस्तों आपका अमूर्त संज्ञा, ठीक है, अमूर्त यानी जो मूर्त ना हो। तो अमूर्त में दोस्तों आपका होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते या फिर जो आप सिर्फ भावनाओं में सोच सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो लेकिन इसको आप प्रैक्टिकल देख नहीं सकते। जैसे आप किसी का कोई विचार हो गया, कोई घटना हो गई, कोई अवधारणा हो गई, तो ये आपका होता है अमूर्त संज्ञा। बाकी जो है इन दोनों को हम आगे एक क्वेश्चन आपका आएगा उसमें बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। अगला जो आपका पर्यटक और पर्यटन के बीच में अंतर का पॉइंट है वो है उद्देश्य और भूमिका। यानी पर्यटक का क्या उद्देश्य है और पर्यटन का क्या उद्देश्य है वो आपको समझना है। तो पहले समझेंगे पर्यटक का। आप सभी को पता है कि व्यक्ति का क्या उद्देश्य होगा, आप ही सोचो। तो व्यक्ति का उद्देश्य होगा वहाँ पे नई नई जगह को देखना, वहाँ पे जो है उसके जो पुरानी चीज़ें उसका अध्ययन करना और कहने के अपना मनोरंजन करना। दोस्तों आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने दिमाग से भी जो है प्रयोग करके आंसर्स को लिख सकते हो। थोड़ा आप यदि अपने मन से भी सोचोगे ना तो आप आंसर इजीली लिख पाओगे। देखिए पर्यटक का उद्देश्य होता है नई नई जो जगहें हैं उनको देखना, आराम करना, स्थानीय भोजन का स्वाद लेना। यानी मान लो आप कहीं घूमने गए तो वहाँ का जो लोकल जो भोजन है, वहाँ का जो लोकल फूड है उसको टेस्ट करना और फोटोग्राफी यानी फोटो वगैरह खींचना, ठीक है। और पर्यटन की क्या उद्देश्य होता है, तो पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य होता है यात्रियों की मेजबानी करना, परिवहन, होटल और गाइड जैसी सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था को चलाना। आप सभी को पता है दोस्तों पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पैसे कमाना। अब पैसे कैसे कमाएंगे, उचित सुविधा देंगे, होटल बनाते हैं, रूम बनाते हैं, अच्छे खाने की व्यवस्था करवाते हैं, तो इससे क्या होता है आय की प्राप्ति होती है। और जो अंतर दोस्तों बात करें हम स्थान की प्रकृति, यानी स्थान की प्रकृति के हिसाब से बात करें तो पहला हमारा पर्यटक के दोस्तों है कि अक्सर दर्शनीय स्थलों, स्मारकों, समुद्रों, तटों या पहाड़ों का दौरा करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों जो पर्यटक होगा वो कहाँ जाएगा, जो प्राचीन जो स्थल है, जो प्रसिद्ध स्थल है वहीं पर जाएगा। कोई स्थल हो गया आपका, कोई स्मारक हो गया, कोई समुद्र तट हो गया या कोई पहाड़ी हो गया, ठीक है। अगला हमारा है पर्यटन। तो उन सभी सेवाओं का योग है जो किसी स्थान को घूमने लायक यानी पर्यटन स्थल बनाता है। यानी आपका जो पर्यटन की जो स्थान होगा दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि उसका रख रखाव करना। आप मान लो लोग आते हैं तो वहाँ की साफ सफाई करना, घूमने फिरने आते हैं तो पूरी एक उचित व्यवस्था बनाए रखना पर्यटन का काम होता है। और दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्यापारिक दृष्टिकोण। यानी क्या व्यापारिक दृष्टिकोण दोनों के अंदर है, तो आप कहोगे है। तो देखिए पहला हमारा है पर्यटक, वह उपभोक्ता होता है। पर्यटक क्या होता है, व्यक्ति होता है, वो उपभोक्ता, वो सुख सुविधाओं को उपभोगता है। जो भोगता है उसको उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। जो पैसों का भुगतान करके अपने पर्यटन स्थलों का भ्रमण करता है। आप सभी को पता है कि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। आदमी के पास पैसा होता है, वो घूमने फिरने जाता है, वहाँ पे खाता पीता है, खर्चे करता है, वहाँ के जो चीज़ों को देखता है, समझता है और कहीं ना कहीं उपभोग करता है और
पैसों का खर्च करता है। लेकिन जो पर्यटन होता है ये उपभोग नहीं करता, ये पैसे खींचता है, पैसे लेता है। यह उत्पादक या सेवा क्षेत्र है, ये पता है आपको दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र है। ये लोगों को सेवा देता है, उनके बदले में लोगों से पैसे लेता है। आपको मान लो रहने की रूम दे दिया गया, कहीं घूमने गए आपको, तो क्या होगा, आपसे पैसे लिए जाएंगे। जैसे कि आपका मेक बाय ट्रिप या booking.com जैसी जो वेबसाइट है, उसके माध्यम से जो है लोग बुकिंग करते हैं कहीं घूमने के लिए, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें आर्थिक प्रभाव के बारे में कि दोनों पर आर्थिक क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो पहला आपका पर्यटक के ऊपर बात करें तो अपनी यात्रा के दौरान पूंजी खर्च करता है। आप सभी को पता है पर्यटक जो होगा, जो व्यक्ति होगा, वो यात्रा फ्री में तो करेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च करता है। और जो पर्यटन होता है दोस्तों, यह वह जरिया है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार, राजस्व और आय की प्राप्ति होती है। जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर घूमने जाता है तो वहाँ के जो स्थान के जो लोग होते हैं उनको जो है रोजगार के अवसर मिलते हैं, क्योंकि आदमी जाएगा तो खाएगा पिएगा भी, घूमेगा और जो है शॉपिंग भी करेगा, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं उनके लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाता है। अब दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि धार्मिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा आप अपने वर्ड में भी समझने की कोशिश करोगे ना, तो इससे आपको फायदा होगा। देखो दोस्तों, पर्यटन तो हम समझ चुके हैं कि यात्रा करना। अब धार्मिक इसके आगे लग गया तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब होता है कि धार्मिक उद्देश्यों से जब व्यक्ति यात्रा करता है तो इसी को हम धार्मिक पर्यटन बोलते हैं। जैसे आप केदारनाथ गए, जैसे आप खाटू श्याम जी गए, जैसे आप बालेश्वर बाबा धाम गए, यानी कहीं भी जो धार्मिक जो स्थल है वहां पर जब आप यात्रा करते हो तो उसको हम धार्मिक पर्यटन कह देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, धार्मिक पर्यटन या आस्था पर्यटन से तात्पर्य उन यात्राओं से है जो मुख्य रूप से किसी धार्मिक, आध्यात्मिक या ऐतिहासिक प्रेरणा से प्रेरित होकर की जाती है। आप सभी को पता है धार्मिक जो पर्यटन होगा दोस्तों, इसमें आदमी क्या करता है, इसमें वहाँ की जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, वहाँ की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सुनकर, जैसे एक व्यक्ति खाटू श्याम से घूम के आया और वो बोलेगा वहाँ पे भाई अच्छे दर्शन होते हैं, वहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा व्यक्ति वो भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, मतलब धार्मिक उद्देश्य से जब व्यक्ति यात्रा करता है तो उसी को हम धार्मिक पर्यटन बोलते हैं। इसमें आपका तीर्थ यात्रा हो गया, धार्मिक स्थल का दर्शन हो गया और आध्यात्मिक अनुभव भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये तो आपको हो गया पर्यटन की परिभाषा। अब कुछ उपयुक्त उदाहरण है, उनके माध्यम से हम पर्यटन को बिल्कुल ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों मैं बिल्कुल ही आपको बिल्कुल मतलब कह सकते हो एक प्रकार से बिल्कुल सबसे इजी, मतलब इजी से इजी एक्सप्लेनेशन में जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके रिप्लाई जरूर करें कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी जो है हमारी तरफ से जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल सरल से सरल माध्यम में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, धार्मिक पर्यटन के प्रमुख उदाहरण क्या है, तो पहला हमारा इस्लाम में मक्का। आप सभी ने सुना होगा जो आपका इस्लाम धर्म है वहाँ पे मक्का मदीना का जो यात्रा होता है उसको कहीं ना कहीं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब में स्थित मक्का की तीर्थ यात्रा यानी जो आपका दोस्तों जो मुसलमान लोग होते हैं उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हम कभी अपने जीवन काल में मक्का की जो है तीर्थ की यात्रा करें, जिसको हम हज की यात्रा भी बोल देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, हर धर्म का अपना एक प्रसिद्ध जो है स्थल होता है जिसमें व्यक्ति पर्यटन करता है। तो आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हो। दूसरा उदाहरण है हमारा हिंदू धर्म, जो कि भारत में तो 4 धाम की बात की, नहीं बोलते कि चारों धाम का यात्रा किसने किया कि नहीं किया, तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और आपका हो गया रामेश्वरम, ठीक है, वाराणसी और हरिद्वार की यात्रा, ये आपके भारत के अंदर जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और बात करें हम तो ईसाई धर्म के अंदर क्या है दोस्तों, तो वेटिकन सिटी, तो रोम स्थित वेटिकन सिटी और जेरूसलम, ठीक है, ईसाई धर्मावलंबियों के प्रमुख केंद्र है। यानी ईसाई धर्म का जो है ये जो आपका प्रमुख केंद्र ये हो गया। और बौद्ध धर्म की बात करें भारत के अंदर तो बौद्ध सर्किट, ठीक है, जिसके तहत बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थलों पर पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। यानी दोस्तों ये 4 आपके ऐसे उदाहरण थे जिसके अंदर आप बता सकते हो कि किस स्थिति में जो लोग हैं जो धार्मिक उद्देश्य से पर्यटन करते हैं। अब दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय पर्यटन को परिभाषित कीजिए या फिर चर्चा कीजिए। आप कैसे भी समझ सकते हो। तो दोस्तों नाम ही से आप नाम को समझिए क्योंकि यदि आप थोड़ा सा बेसिक समझ जाओगे ना तो आपको आंसर पढ़ने में आप बोरिंग नहीं होगे। यदि मैं बेसिक आपको नहीं बताऊंगा तो आप जब मैं आंसर इसको पढ़ूंगा तो आप कहीं ना कहीं बोर हो जाओगे। तो देखिए पर्यावरणीय पर्यटन, ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण यानी जहाँ पर जिसकी प्राकृतिक सुंदरता अच्छी होती है उस
प्राकृतिक सुंदरता को देख करके जो व्यक्ति जो है पर्यटन करता है तो उसी को हम पर्यावरणीय पर्यटन भी कहते हैं। जैसे लोग कश्मीर की यात्रा करते हैं, वहां का पर्यावरण देखते हैं, नहीं इस प्रकार से, ठीक है। तो पर्यावरणीय पर्यटन एक ऐसा जिम्मेदार पर्यटन है जो प्राकृतिक और संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और स्थानीय समुदाय की भलाई को प्राथमिकता देता है। यानी दोस्तों ये तो बोलता है कि आप पर्यावरण के तहत जो है पर्यटन तो करो, लेकिन हमें एक ऐसा संतुलन बनाना है जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और आप यात्रा भी कर सको, यानी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों है कि पर्यटकों यानी जो आदमी घूमने फिरने आते हैं उनको प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कराना, यानी जो प्रकृति है उसकी सुंदरता के बारे में बताना, अनुभव कराना और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। यानी दोस्तों पर्यावरणीय जो पर्यटन होता है ये पर्यावरण यानी उचित पर्यावरण के उद्देश्य से लोगों द्वारा किया जाता है। आप सभी सोचो कि जहाँ पर अच्छा पर्यावरण होगा वहाँ पर लोग जो है वहाँ पर घूमने फिरने जाएंगे, तो इसी को कह देते हैं पर्यावरण पर्यटन। और इसके तहत एक बात और की गई है कि पर्यावरण को हमें जो है संरक्षित करना है, ठीक है। देखिए पर्यावरण पर्यटन की विशेषता क्या क्या है। पहला हमारा है प्राकृतिक स्थलों पर केंद्रित, यानी जो पर्यावरण जो होगा दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक स्थल है उस पर जो है आधारित होगा। तो यह पर्यटन मुख्य रूप से प्राकृतिक परिवेश जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, जंगलों और पहाड़ों तक सीमित होता है। आप सभी को पता है जो भी प्राकृतिक सुंदरता है, जिस भी क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक सुंदरता है तो वहां पर जो है व्यक्ति उस सुंदरता को देखने के लिए जाता है, तो इसी को हम पर्यावरणीय पर्यटन कह देते हैं, यानी प्राकृतिक स्थल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा विशेषता की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण। इसका प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। जो आपका जैव विविधता है दोस्तों, जो आपका हर जीव के अंदर जो डिफरेंस होता है और जो एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, एक आपका जानवर से लेकर मनुष्य तक का जो आपका एक सिस्टम होता है इकोसिस्टम, उसकी बात की गई है। यह पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित करने में भी मदद करता है। यानी ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आप पुराने स्थलों का अध्ययन करो, बल्कि ये भी बताता है, आम व्यक्ति को जागरूक करता है पर्यावरण के प्रति कि आपको पर्यावरण का जो है संरक्षण करना है, पर्यावरण को बचा के रखना है। अगला हमारा विशेषता है दोस्तों कि स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ। जो वहाँ का जो लोकल समुदाय होगा दोस्तों उसको आर्थिक लाभ तो पहुंचेगा, जाहिर सी बात है। जब लोग वहाँ पर यात्रा करेंगे, वहाँ पर ठहरेंगे, तो वहाँ पे होटल बुक करेंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के लोकल के लोग हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। तो यह पर्यटन स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर पर जो है पैदा करता है, जिससे स्थानीय लोग आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ पर लोग जाएंगे वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगला जो हमारा विशेषता है दोस्तों वो है पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता। यानी इसमें क्या होता है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को शिक्षित किया जाता है और पर्यावरण को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि यदि आप पर्यावरण का जो है संरक्षण नहीं करोगे तो जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। तो यह पर्यटकों को पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाता है। जो आपके पर्यटक होंगे दोस्तों उसको पर्यावरण के प्रति और जो उसकी स्थानीय संस्कृति है उसके प्रति कहीं ना कहीं जागरूक और संवेदनशील बनाता है। यात्रा के दौरान प्रकृति, पेड़ पौधों और वन्य जीवों को समझने का जो है कहीं ना कहीं अवसर हर व्यक्ति को दिया जाता है। और दोस्तों विशेषता की बात की जाए तो न्यूनतम प्रभाव। इसमें पर्यावरण, मिट्टी, वनस्पति और वन्य जीवों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ठोस प्रयास किए गए। आप सभी को पता है कि जो प्रभाव है ना इसका वो कम पड़ता है, क्योंकि जो भी नुकसान है उसको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा एक उचित प्रबंध किया जाता है। अगला विशेषता की बात करें हम दोस्तों तो स्थानीय संस्कृति का सम्मान। यह बाहरी संस्कृतियों को थोपने के बजाय स्थानीय परंपराओं, जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है। जाहिर सी बात है इसमें बात यह की गई है कि जो आपकी स्थानीय संस्कृति है उसका हमें सम्मान करना है, क्योंकि आप घूमने फिरने आए हो, जब तक आप उसका सम्मान नहीं करोगे, उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको घूमने फिरने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगला पॉइंट हमारा पर्यावरण अनुकूलन सुविधाएं। इसमें बड़े बड़े होटलों या कृत्रिम सुख सुविधाओं के बजाय पर्यावरण के अनुकूल आवास जैसे स्थानीय होम स्टे या इको लॉज का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें दोस्तों एक ऐसे आवास की बात की गई है कि आपको पर्यावरण अनुकूलन यानी पर्यावरण को जो अच्छा लगे वैसे आपको आवास बनाना। जैसे कि आपका इको लॉज में होता है, मतलब टेम्पररी टेंट लगा दिए, झोपड़ी बना दी, लेकिन परमानेंट की बात नहीं करते। जैसे आपका होटल बना लो, वहाँ पर जमीन को घेरोगे, मतलब होटल बनाओगे, पूरा मतलब गंदगी फैलाओगे, तो उसका ये विरोध करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है
कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ पर्यटक स्थल के वाणिज्यीकरण पर चर्चा कीजिए। दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हमें एक उपयुक्त उदाहरण देते हुए बताना है कि जो पर्यटक स्थल होता है यानी जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं तो उसका किस प्रकार से वाणिज्यीकरण का मतलब होता है दोस्तों व्यापार, यानी किस प्रकार से पर्यटक स्थल का व्यापार हो रहा है। जाहिर सी बात है व्यापार तो हो रहा है, क्योंकि जब लोग घूमने फिरने जाएंगे तो खर्चे करेंगे खरीदेंगे, तो ये क्या है, ये व्यापार तो होता ही ना, आपको ही पता है। तो पर्यटक स्थलों का वाणिज्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी स्थान की प्राकृतिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विशेषताओं को एक उत्पाद में बदल दिया जाता है। सही, जाहिर सी बात है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, मान लो कहीं पर कोई चीज फेमस है, जैसे मान के चलिए आपका कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जो है आपका जो कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए वहाँ पे पास सिस्टम बना देते हैं कि पास खरीदो अंदर जाओ। वहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है दुकानें लगती है और महंगे महंगे आइटम बिकती है, क्योंकि वहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं। तो क्या कह सकते हो, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से लाभ कमाने का जो है जरिया है। और अगला दोस्तों हम समझे तो पर्यटक स्थल के वाणिज्यीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो दोस्तों हर चीज का, यानी जैसे एक कहता है ना व्यक्ति कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हर चीज का दो पहलू होता है। पहला आपका सकारात्मक पहलू और दूसरा आपका नकारात्मक पहलू, यानी हर चीज का एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट पड़ता है और एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो पर्यटक स्थल के जो व्यापार हो रहा है उसका क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है देश के अंदर, उसको समझिए। तो सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जब वाणिज्यीकरण यानी जो आपका व्यापार है का प्रबंध सही तरीके से किया जाता है तो यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटकों दोनों के लिए फायदेमंद होता है। अब कैसे होता है, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, और जो पर्यटक होते हैं जो घूमने फिरने वाले आदमी होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी सुख सुविधा मिलती है, क्योंकि आज के समय में आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया है और कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। अब देखिए सकारात्मक प्रभाव के अंदर कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखिएगा आप। तो पहला हमारा पॉइंट है बुनियादी ढांचे का विकास। पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों, होटलों और परिवहन सेवाओं का विकास होता है। आप सभी को पता है लोगों के घूमने फिरने के लिए जो है जहां पर जो पर्यटक स्थल होता है उसके आसपास आपका होटल बनेगा, सड़क बनेगा और भी अन्य जो संसाधन है उनका निर्माण होता है, जिसका लाभ जो है वो स्थानीय निवासियों को मिलता है। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। दूसरा हमारा है रोजगार के अवसर। स्थानीय लोगों के लिए गाइड, होटल प्रबंध और हस्तशिल्प और परिवहन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, क्योंकि लोग आएंगे तो वहाँ पर उनको घुमाना, ट्रेवल करवाना, उनको खाना पीना की व्यवस्था करवाना, इससे कहने के रोजगार के अवसर भी प्रदान होते हैं। तीसरा हमारे पॉइंट है दोस्तों सांस्कृतिक संरक्षण। जो उस क्षेत्र की जो संस्कृति होती है ना दोस्तों, उसका कहने के आप कह सकते हो संरक्षण होता है, ठीक है। आय का स्रोत बनने से लुप्त प्राय कलाओं, नृत्यों और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण होता है। जो आपके ऐतिहासिक स्मारक है उसका कहीं कह सकते हो आप संरक्षण, यानी कि उसकी रक्षा होती है। और जोगिंद्रनाथ आधार संभव होता है, ठीक है, यानी कहने कि उसका जो आधार होता है वो बिल्कुल संभव होता है, पूरा जो उसका संस्कृति होता है उसको जो है पर्यटक जो होते हैं, जो आदमी होते हैं वो अच्छा मानते हैं। अब इसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो क्या क्या है उसको समझते हैं दोस्तों। तो अत्यधिक वाणिज्यीकरण, यानी आप बहुत ही ज्यादा व्यापार कर रहे हो तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, यानी अत्यधिक यानी ओवर जो चीज है ना, ओवर जो चीज है दोस्तों ये हर स्थिति में घाटे करती है, यानी हर चीज सीमित मात्रा में होनी चाहिए। तो जब यह अत्यधिक जो है यानी बहुत ज्यादा वाणिज्यीकरण करोगे, बहुत ज्यादा व्यापार करोगे तो कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अक्सर स्थलों के मूल स्वरूप और स्थानीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका क्या क्या पॉइंट है दोस्तों। तो प्रामाणिकता का नुकसान। पर्यटकों की पसंद के अनुसार स्थानीय भोजन, संस्कृति और कला में बदलाव किया जाता है, जिससे उनका जो असली स्वरूप है वो छिप जाता है। इससे म्यूजिमीकरण भी कहते हैं, इसे हम म्यूजिमीकरण भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि जो किसी क्षेत्र की जो प्रामाणिकता होती है, जो उसका मूल जो भाव होता है, जो मूल उसकी संस्कृति है होती है, उसको कहीं ना कहीं प्रभाव मिलता है। जैसे मान लो आप साउथ में घूमने गए तो वहाँ पे आपका प्रसिद्ध है इडली डोसा, आपको इडली डोसा मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जो पर्यटक है, मान लो कोई उत्तर प्रदेश से है या कोई बिहार से है, तो उनका जो डिमांड है कुछ और खाने का, तो वहाँ पर कुछ और खाना बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं जो है वहाँ का जो निजी जो भोजन था वो प्रभावित होता है, और कहीं ना कहीं जो पर्यटक के हिसाब से जो है खाना बनाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसके जो निजी जो भोजन था उसको प्रभावित होती है। अगला हमारा है अत्यधिक भीड़ और पर्यावरण संरक्षण। आप सभी को पता है दोस्तों पर्यटन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाता है। तो लाभ कमाने के चक्कर में
अधिक पर्यटकों को अनुमति दी जाती है, यानी कि पैसे की दृष्टि से जो है बहुत सारे लोगों को जो है अनुमति मिल जाती है, जिससे कचरा होता है, प्रदूषण होता है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। मान लीजिए इतने क्षेत्र में 100 लोग आते थे पहले, अब उस पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मान लो 1000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्षेत्र तो उतना ही है लेकिन उस पर दबाव पड़ गया, जो उसके संसाधन है उसको नुकसान पहुंचता है। अगला हमारा पॉइंट है कि स्थानीय लोगों का विस्थापन। व्यवसायीकरण के कारण जमीन और रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो जाती है कि स्थानीय निवासी अपने ही क्षेत्रों से बाहर जाने को मजबूर होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब पर्यटन होता है ना, तो वहां पे क्या कि हर चीज महंगा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लोग जो घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ के लोग भी सोचते हैं इनके पास पैसे बहुत है, तो हर चीज़ महंगी होती है। तो हर महंगी चीज़ को जो लोकल के बंदे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि पर्यटक स्थल के वाणिज्यकरण के उदाहरण, यानी किस किस क्षेत्र में क्या क्या उदाहरण दिए गए उसको समझते हैं। पहला हमारा है कुल्लू, मनाली और शिमला भारत। यहाँ पर उदाहरण क्या है दोस्तों, तो पहाड़ी स्थलों पर भारी वाणिज्यकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है। जो आपका कुल्लू मनाली हो गया, आपका शिमला हो गया, ये कहने कहीं पहाड़ी स्थलों के लिए बहुत ही ज़्यादा व्यापार का एक केंद्र बन चुका है। यहाँ जो आपका व्यापार है दोस्तों, ये आपका होटलों के अंधाधुंध निर्माण, भारी यातायात और भीड़ के कारण स्थानीय प्राकृतिक सौंदर्य और शांति को प्रभावित करता है। आप सभी को पता है दोस्तों, जहाँ पर अत्यधिक भीड़ होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर यातायात को, वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। हालांकि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिला, लेकिन ओवर टूरिज्म की समस्या भी पैदा हुई है, यानी अत्यधिक टूरिज्म करना भी कहीं ना कहीं हानिकारक इस क्षेत्र में हुआ है, कुल्लू मनाली और शिमला के अंदर। अगला उदाहरण है दोस्तों आपका जयपुर राजस्थान सांस्कृतिक वाणिज्यकरण। जयपुर में अपनी समृद्ध संस्कृति और हस्तशिल्प का पर्यटकों के लिए शानदार तरीकों से वाणिज्यकरण एवं व्यापारीकरण किया गया है। यहाँ के किले, हवेलियाँ और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है दोस्तों स्थानीय कारीगरों, जैसे कि आपका ब्लॉक प्रिंटिंग या ब्लू पोटरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला। यानी कहीं नहीं कह सकते हो कि जो आपका जयपुर के अंदर जो आपका राजस्थान है, इसके अंदर संस्कृति का वाणिज्यकरण यानी संस्कृति का व्यापार हुआ है। उसकी जो संस्कृति थी, जो हस्तशिल्प था, जो हाथ से बनाई गई वस्तुएं थी, उनका जो प्रचार जो है वो पूरे देश में हो गया। अब दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है कि पर्यावरण बनाम धरोहर स्थल की चर्चा कीजिए। यानी पर्यावरण एक धरोहर स्थल बन चुका है, किस प्रकार से वो आपको बताना है। तो पर्यटन, यानी जो पर्यटन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों पर्यटन की बात है, तो पर्यटन बनाम धरोहर स्थल, यानी जो पर्यटन है आपका, ये किस प्रकार से धरोहर स्थल बन चुका है उसकी हमें चर्चा करनी है। तो पर्यटन और धरोहर स्थल के बीच का संबंध एक दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का दोस्तों मतलब है कि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या फिर आप कह सकते हो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यटन आर्थिक लाभ और सांस्कृतिक आदान प्रदान लाता है। आप सभी को पता है पर्यटन के द्वारा हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से लाभ मिलता है और संस्कृति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर हस्तांतरण यानी विकास होता है। लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ धरोहर स्थलों, जो पर्यटक की अत्यधिक यानी जो आपका टूरिज्म है, अत्यधिक जो पर्यटक आते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों कि स्मारक, प्राचीन शहर और प्राकृतिक जो संरचना है, इसके संरक्षण के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। दोनों के लिए जो है बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। दोस्तों मैं यदि आपको इसको अपने शब्दों में समझाऊं तो इसमें ये बताया गया है कि एक तरफ आपका पर्यटन है, एक तरफ का आपका धरोहर स्थल यानी जो आपका मातृभूमि है। तो इससे क्या होता है कि जब पर्यटन और धरोहर स्थल, इन दोनों के बीच हमें एक ऐसा संबंध स्थापित करना है दोस्तों, जिससे हम घूमे फिरे भी, लेकिन इनको जो है नुकसान, जो धरोहर स्थल है वहाँ की जो मूल संस्कृति है उसको हमें जो है नुकसान कहीं ना कहीं नहीं पहुँचाना है। अब देखिए पर्यटन बनाम धरोहर स्थल की मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या थी। तो पहली थी हमारे दोस्तों कि संरक्षण बनाम वाणिज्यकरण दोहन, यानी किस प्रकार से जो व्यापार जिसके जरिए उस क्षेत्र की जो व्यापार के जरिए कहने के दोहन किया गया, वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन थे, जो पर्यावरण था, उन पर्यावरण को कहीं ना कहीं दोहन किया गया। ठीक है, तो धरोहर स्थलों का निर्माण पीढ़ियों के इतिहास और संस्कृति को सहेजने के लिए किया गया था। पर्यटन उद्योग इन्हें केवल कमाई के साधन या आकर्षण के केंद्र के रूप में देखता है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों जो पर्यटन उद्योग होता है वो कहीं ना कहीं इसको जो है पैसे के रूप में देखता है, जिससे स्थलों का व्यवसायीकरण हो गया है। जो आपका प्राचीन स्थल था उसका कहीं व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, अगला हमारा जो दोस्तों चुनौतियां है वो है हमारा पर्यटकों की अत्यधिक भीड़।
अब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है कि अत्यधिक पर्यटन आने से जो अत्यधिक लोग जो है घूमने फिरने आते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रभाव पहुंचा है, वहाँ के पर्यावरण को प्रभाव पहुंचा है। ठीक है, तो अत्यधिक संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से धरोहर स्थलों, जो आपका धरोहर का स्थल है, जो आपका जो मूल जो भूमि है, वहाँ की जो क्षमता, उस पर दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मानव पैरों की रगड़ से प्राचीन फरस की घिसना। आप सभी देखो दोस्तों, जो प्राचीन कुछ इमारतें होती है, फिर कुछ जो है स्थल होते हैं, वहां पर जब अत्यधिक मनुष्य का दबाव पड़ता है तो वहां का जो प्राचीन जो पत्थर होता है वो घिस जाता है। स्मारकों को छूने से तेल के निशान पड़ना, सांस लेने से उत्पन्न नमी इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। और अगला चुनौती दोस्तों हमारा कि अनियंत्रित विकास, यानी जो अनियंत्रित विकास होता है पर्यटक के तहत, उसके बारे में बात की गई है दोस्तों। क्या कहा गया देखो, तो पर्यटकों की सुविधाओं के लिए होटलों, सड़कों और दुकानों का जो निर्माण है वो अक्सर मूल धरोहर के सौंदर्य के आसपास पर्यावरण को नष्ट करता है। आप सभी को पता है, मान लो जहां पर कोई प्राकृतिक सौंदर्य होगा तो उसी के आसपास तो उद्योग या फिर कह सकते हो एक प्रकार से आपका जो होटल्स वगैरह है, जो दुकान वगैरह वो लगाई जाएंगी। तो इससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं जो स्थल है ना, जो आपका धरो स्थल है, जो आपका प्राचीन स्थल है, उसको कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। अगला हमारा चुनौती है दोस्तों की स्थानीय संस्कृति का पतन। जो आपका स्थानीय संस्कृति होती है, कहीं ना कहीं उसका भी पतन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय कला और संस्कृति का दिखावटी रूप, कमर्शियल रूप, ठीक है, पेश किया जाने लगता है, जिससे उनकी जो मूल प्रामाणिकता है वो कहीं ना कहीं हो जाती है। इसमें यह बताया गया है दोस्तों, जो आपके स्थानीय संस्कृति होती है उसका पतन हो जाता है और जो पर्यटक होते हैं उनके अनुसार जो है चीजें की जाती हैं। अब दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है कि पर्यटन के तहत संस्कृति का बाजारीकरण को स्पष्ट कीजिए। आप सभी को पता है कि जब पर्यटन के तहत जो संस्कृति का बाजारीकरण का मतलब होता है दोस्तों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब उसका फैलाव होता है तो इसी को हम बाजारीकरण कह देते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि पर्यटन के तहत संस्कृति का बाजारीकरण तो हुआ है, तो उसको आप स्पष्ट कीजिए कि पर्यटन के तहत किस प्रकार से संस्कृति का बाजारीकरण हुआ है, वो आपको बताना है। तो पर्यटन के तहत संस्कृति का बाजारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज की परंपराओं, कलाओं, त्योहारों और ऐतिहासिक धरोहर की को व्यावसायिक उत्पादों में बदल जाता है। दोस्तों इसका मतलब सीधा सा यही है कि किसी क्षेत्र की कोई जो संस्कृति है वो अच्छी है, तो उस संस्कृति को पर्यटन के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में फैला दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कहीं ना कहीं संस्कृति का बाजारीकरण। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति, में आपको अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो इसको पहले रफ कर लेते हैं। एक व्यक्ति मान के लिए साउथ इंडियन घूमने गया, वहां पर उसने इडली और डोसा को खाया, ठीक है, तो वो वहाँ की संस्कृति है इडली और डोसा। तो उससे क्या होता है, जब वो वापस अपने क्षेत्र में आता, मान लो वो बिहार का था, जब वो वापस बिहार में आता है तब वो उसी इडली डोसे को बनाने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है, इससे आप कह सकते हो कि संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि जो साउथ की संस्कृति थी वो बिहार के में आ रही है। तो ये क्या है, ये आपका बाजारीकरण तो है, इसी की बात की गई है। तो इसके तहत पर्यटकों को आकर्षित करने और मुनाफा कमाने के लिए संस्कृति को एक पैकेज या वस्तु के रूप में बेचा जाता है। आप सभी को पता है जो संस्कृति होती है उसका आदान प्रदान होता है और उसकी जो वस्तु होता है उसको भी बेचा जाता है। कहीं इससे कहीं ना कहीं जो है संस्कृति का बाजारीकरण, संस्कृति पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। अब देखिए पर्यटन के तहत संस्कृति के बाजारीकरण का प्रमुख पहलू क्या है। तो पहला हमारा है प्रदर्शन और दिखावटीपन। स्थानीय कला, नृत्य और अनुष्ठान जो कभी धार्मिक या सामुदायिक आस्था का हिस्सा हुआ करते थे, अब पर्यटकों के मनोरंजन के लिए छोटे और कृत्रिम रूप में पेश किए जाते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि प्रदर्शन और दिखावटीपन, यानी जो पुराने जो कला है, जो नृत्य है, जो अनुष्ठान है, वो कभी धार्मिक या आप कह सकते हो एक प्रकार से जो वहाँ का लोकल जो लोग थे ना उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन पर्यटन के से आने से क्या हुआ कि वो आम हो गए और उनका जो है कृत्रिम, यानी उसमें कुछ बदलाव भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कला या व्यावसायिक उत्पादन। तो पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन होने लगता है। इससे कला की जो मौलिकता वो खत्म हो जाती है। यानी जो आपका जो मान लो कोई किसी क्षेत्र की जो कला है वो बहुत ही अच्छी है, कोई वस्तु अच्छी बनती है, तो पर्यटन के आने से उसकी मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से जो है उसका व्यवसाय बढ़ जाता है और व्यवसाय से कहीं ना कहीं जब एक ही वस्तु 50-100 बन जाएगी तो उससे क्या, उससे उसका जो महत्व है वो घट जाता है। ठीक है, अगला हमारा है सांस्कृतिक पतन का जोखिम।
दोस्तों सांस्कृतिक बाजारीकरण, यदि आप मान के चलिए एक संस्कृति सिक्का जो बाजार है वो दूसरे संस्कृति में फैला रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो संस्कृति है उस क्षेत्र की जो मूल संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए आय का मुख्य स्रोत पर्यटन बन जाता है। आप सभी को पता है आय का जो पैसे कमाने का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो क्या है, जो पर्यटन है, आप सभी को पता है। पर समुदाय अपनी वास्तविक परंपराओं को छोड़कर केवल वही दिखाते हैं जो पर्यटकों को पसंद आता है। यानी जो समुदाय होते हैं ना उस क्षेत्र के, वो क्या दिखाते हैं, जो पर्यटक यानी जो घूमने फिरने आते हैं उनको पसंद आता है और जो बिक सकता है। यानी जो बिक सकता है, जो आप कह सकते हो कि अपने क्षेत्र में भी जो पर्यटक की डिमांड है उनको रखते हैं। इससे स्थानीय संस्कृति का क्षरण होता है। इससे स्थानीय जो संस्कृति है उसकी जो मूल जो आवश्यकता है या फिर मूल जो प्रतिक्रिया है उसका कहीं ना कहीं जो है पतन हो जाता है। अगला हम पॉइंट की बात करें दोस्तों तो आर्थिक लाभ बनाम पहचान। यानी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से दोस्तों जो पर्यटन स्थल होते हैं वो कुछ भी कर देते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हालांकि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और आजीविका के साधन बढ़ते हैं, लेकिन कई बार इसके अत्यधिक व्यवसायीकरण, यदि आप किसी भी चीज़ का जो है अत्यधिक व्यवसायीकरण करोगे तो उससे स्थानीय लोगों के अंदर अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों कटने लगती है। यानी आपका जो स्थानीय लोग होंगे दोस्तों उसके अंदर आपसी रूप से जो कहीं ना कहीं जो है अपने आप में ही कोई कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 8वां प्रश्न की। ये भी जो दोस्तों आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नू के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन को परिभाषित कीजिए। यानी मनुष्य की दृष्टि से, यानी मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन क्या है वो आपको बताना है। तो मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन केवल मनोरंजन या यात्रा मात्र नहीं है। यानी मनुष्य बताता है या मानव विज्ञान बताता है कि पर्यटन केवल मनोरंजन करना या घूमना फिरना नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक या सांस्कृतिक घटना है। यह उन गहरे संबंधों और प्रभावों का अध्ययन करता है जो परिचित परिवेश से बाहर यात्रा करने वाले लोगों, पर्यटकों और स्थानीय समुदाय के बीच उत्पन्न होते हैं। यानी मानव विज्ञान का दोस्तों आपका मैंने मतलब शुरुआत में बताया था कि इसमें मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य घूम फिर तो रहा है लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं, वो वहाँ की मूल संस्कृति के बारे में क्या सोचता है, वो सभी अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे समझते हैं इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से। तो देखिए मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन, यानी मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन क्या है उसको समझते हैं। तो पहला वाला पॉइंट है दोस्तों कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और मेलजोल। पर्यटन के माध्यम से अलग अलग संस्कृतियों और समुदायों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। आप सभी को पता है कि पर्यटन के माध्यम से जो अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे विचारों का, खान पान और जीवन शैली का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पहला आपका ये हो गया पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट है कि मेजबान और पर्यटक की अंतःक्रिया। तो दोस्तों इसमें क्या है कि मानव विज्ञानी किसी गंतव्य स्थान के मूल निवासियों यानी मेजबान, दोस्तों जो मेजबान है उसको मूल निवासी बताया गया है, और आगंतुकों यानी पर्यटकों के बीच होने वाले सामाजिक व्यवहारों और संबंधों का अध्ययन करता है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों मानव विज्ञान जो है ये भी अध्ययन करता है कि जो मूल निवासी है और जो पर्यटक गए हैं, जो नए लोग गए हैं, उन दोनों के बीच क्या तालमेल है, क्या व्यवहार है, क्या महत्व है, उन दोनों को बताता है। अगला हमारा दोस्तों है कि धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी नेल्सन गेरबर्न के अनुसार पर्यटन आधुनिक समाज की एक धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान है जहां व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या और सामाजिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए यात्रा करता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान होते हैं जहां पर लोग जो है धार्मिक उद्देश्य से कहीं ना कहीं यात्रा करते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं। और हम बात करें तो संस्कृति का वस्तुकरण। ठीक है, मानव विज्ञान वह देखता है कि कैसे स्थानीय संस्कृतियों, कलाओं और परंपराओं को पर्यटकों की मांग के अनुरूप व्यावसायिक उत्पाद यानी सोविनियर या प्रदर्शनी बदल लिया जाता है। यानी जो आपके लोकल के लोग होते हैं ना, जो पर्यटक स्थल होते हैं, वही देखते हैं कि जो पर्यटन है, जो लोग घूमने फिरने आ रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं, तो उनके अनुसार जो है चीज़ों को बदल देते हैं। अगला बात की जाए तो प्रामाणिकता की खोज। पर्यटक जो है वह अक्सर अपनी आधुनिक नीरस जिंदगी से दूर किसी स्थान पर असली या पारंपरिक जीवन शैली का अनुभव करने की इच्छा से रखते हैं, जिसका मानव शास्त्रीय विश्लेषण किया जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों
जो पर्यटक होते हैं वो अपने तनाव को कम करने के लिए, अपनी चिंता को कम करने के लिए, अपने दैनिक जीवन के जो थकान है उसको दूर करने के लिए यात्रा करते हैं। और यात्रा के दौरान उनका जो मेन लक्ष्य होता है वो प्रामाणिकता की खोज। वो सोचते हैं कि हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा जो है डीपली रिसर्च करते हैं, समझते हैं, और तब जाके ये जो है उसका अध्ययन करते हैं। अगला हमारा दोस्तों पॉइंट है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, तो यह अध्ययन का मुख्य विषय है। यह पर्यटन स्थानीय समुदाय को आर्थिक ढांचे और उनके पर्यावरण और सामाजिक ताने बाने से वो कैसे प्रभावित या परिवर्तित करता है। यानी कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हो कि जो ये आपका पर्यटन होता है वो सामाजिक, आर्थिक, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से मनुष्य के अंदर किस प्रकार से प्रभावित होता है और पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में बताता है। आप सभी को पता है कि पर्यटन जो है पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, पर्यावरण का जो है प्रदूषण बढ़ाता है। अब दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पर्यटन क्या है, भारत से उपयुक्त उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका पारिस्थितिकी पर्यटन है यानी इकोसिस्टम जो आपका है दोस्तों, ये क्या है, ठीक है, और भारत से उपयुक्त उदाहरण देकर बताइए। यानी भारत देश के अंदर उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी पर्यटन, पहले हम पारिस्थितिकी जो पर्यटन है उसको समझेंगे, फिर भारत देश के अंदर इसका क्या क्या उपयुक्त उदाहरण है उसको समझेंगे। तो दोस्तों जो देखिए, तो पारिस्थितिकी पर्यटन प्रकृति के प्रति जिम्मेदार यात्रा है, ठीक है। यानी प्रकृति के प्रति एक आपका जिम्मेदार यात्रा है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। दोस्तों नाम ही है पारिस्थितिकी पर्यटन, यानी जो पर्यावरण है दोस्तों उससे जुड़ा हुआ पर्यटन। यानी जब आप पर्यावरण से संबंधित को पर्यटन करते हो, कहीं आप अच्छे पर्यावरण स्थल पर जाते हो, पेड़ पौधे के पास जाते हो, अच्छे बागानों में जाते हो, वन्य संसाधन में जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण का संरक्षण करने की बात की गई है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय लोगों यानी समुदाय को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना ताकि वे प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सके। यानी इसका जो मेन उद्देश्य होता है दोस्तों, मैं सीधा सीधा बताऊं आपको, तो पारिस्थितिकी जो आपका पर्यटन होगा दोस्तों, ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से किया जाता है। यानी जिस क्षेत्र में अच्छे पर्यावरण जो होते हैं वहाँ पर इसका जो है पर्यटन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण को संरक्षित करना ताकि जो है देश सुरक्षित रह सके। अब देखिए भारत के अंदर पारिस्थितिक पर्यावरण के प्रमुख उदाहरण क्या है। तो पहला हमारा खनोमा गांव नागालैंड। तो यह भारत का पहला ग्रीन विलेज है। कभी यहाँ के लोग पक्षियों और जानवरों का शिकार किया करते थे, लेकिन पारिस्थितिक पर्यटन को अपनाकर उन्होंने शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। खनोमा में खनेमा प्रकृति के संरक्षण और ट्रेगोपेन अभ्यारण्य स्थापित है। यहाँ स्थानीय आदिवासी समुदाय स्वयं पर्यटकों का मार्गदर्शन करते हैं। यानी जो है जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खुद ही जो है जो पर्यटक होते हैं जो वहाँ घूमने फिरने आते हैं उनका जो है मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें आगामी जनजाति की जीवन शैली और कृषि पद्धतियों का कहीं ना कहीं जो है परिचित कराता है, ठीक है। अगला दोस्तों हम बात करें तो थेनमाला इको टूरिज्म केरल। अब केरल के अंदर दोस्तों एक स्थित है इको टूरिज्म, ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसको रफ कर ले पहले। अब देखिए भारत का पहला नियोजित पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य थेनमाला कोल्लम जिले में है। अपनी जैव विविधता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। यानी इनकी जो जैव विविधता है इसके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है और यहाँ पे हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ स्थानीय वन संरक्षण समितियों के माध्यम से पर्यटन का प्रबंध किया जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए आप कह सकते हो कि पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण के जो अनुकूल है, जो पर्यावरण के लिए सही है वैसी गतिविधियाँ की जाती है, जैसे कि बटरफ्लाई सफारी, नव क्षेत्र वन, ज्योति और पौधे से जुड़ा बगीचा और कम प्रभाव को ट्रेकिंग ट्रेल्स भी शामिल किया जाता है। और दोस्तों जो अगला आपका उदाहरण है वो है स्पीति घाटी लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो आपका दोस्तों स्पीति घाटी है उसके बारे में क्या बताया गया है उसको समझते हैं। तो इन उच्च तुंगता वाले ठंडे रेगिस्तानों में होम स्टेट, ठीक है, मॉडल इको टूरिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण पर्यटकों को अपने घरों में ठहराते हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो दोस्तों लोग होते हैं, गांव के लोग, जो पर्यटक आते हैं, जो घूमने फिरने लोग आते हैं, उनको जो है अपने घर के अंदर शरण देते हैं। स्थानीय जैविक भोजन परोसते हैं, जो वहाँ का लोकल भोजन होता है वो खिलाते हैं। और स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं या हिमालयी वनस्पतियों का अवलोकन कराते हैं। इससे पर्यटकों को हिमालय संस्कृति का अनुभव मिलता है और स्थानीय लोगों को एक आय का भी जरिया मिलता है। जाहिर सी बात है जो स्थानीय लोग हैं वो पर्यटकों को रहने के लिए जगह देंगे, खाने के लिए भोजन देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है उनको पैसे भी मिलेंगे और उनकी आजीविका अच्छी हो जाएगी।
अब दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो पर्यटन के मूर्त और अमूर्त धरोहर की चर्चा कीजिए। यानी पर्यटन का दोस्तों मूर्त और अमूर्त धरोहर क्या है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार इग्नू की एग्जाम में रिपीट हो गया है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, पर्यटन में मूर्त और अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने का प्रमुख आधार है। यानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक किसी भी क्षेत्र का जो है उसकी जो है महत्व बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूर्त धरोहरें भौतिक रूप से जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो दर्शनीय होती है, जैसे कि स्मारक और कलाकृतियाँ। यानी जो आपका दोस्तों मूर्त जो धरोहर होगी, ये आपका विजिबल, इसको आप छू सकते हो। जैसे आपका कुर्सी, मेज, किताब, व्यक्ति, मोबाइल, टीवी, जिसको आप छू सको वो आपका मूर्त धरोहर कहलाती है। इसके विपरीत अमूर्त जो धरोहर होती है वो जीवन, परंपराएं, ज्ञान और रीति रिवाज होती है। और जो आपका दोस्तों अमूर्त होगा, इसमें आप इसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। इसमें आपके विचार आ जाएंगे, इसमें आपकी कला आ जाएगी, इसमें आपके सिद्धांत आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे जो जिसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, ठीक है। अब हम बारीकी से समझेंगे पर्यटन के मूर्त और अमूर्त धरोहर क्या क्या है, बिल्कुल डीपली दोस्तों समझने वाले हैं। तो पहले समझेंगे हम मूर्त धरोहर के बारे में। तो ये वह भौतिक संरचनाएं और वस्तुएं होते हैं जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है। जाहिर सी बात है, जिसको आप देखोगे, छुओगे, उसी पर तो आप पर्यटन करोगे। जैसे मान लो लाल किला, ताजमहल, आपका खाटू श्याम, आपका केदारनाथ, जो भी प्रमुख स्थल है उनको आप देखते हो, समझते हो, छूते हो, तभी तो वहां पर आप जो है पर्यटन करते हो। इन्हें दो भागों में बांटा गया। यानी जो दोस्तों आपका मूर्त धरोहर है, इसको जो है हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इनके दो भाग क्या हैं, आइए उनको समझते ध्यान से। दोस्तों हमारा पहला भाग होता है आपका कि अचल धरोहर। तो ऐतिहासिक इमारतें, किले, महल, मंदिर, मकबरे और पुरातात्विक स्थल, यानी एक ऐसे अचल धरोहर होते हैं दोस्तों जिसमें आपका इमारतें आ जाएंगी, किले आ जाएंगे, महल आ जाएगा और मंदिर और मकबरे, और या फिर जो पुरातात्विक यानी जो पुराने स्थल है वो आ जाएंगे। उदाहरण के लिए भारत का ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया और लाल किला। यानी जो अचल है, यानी जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वो आपका आ जाएगा। अचल का मतलब आप एक प्रकार समझ सकते हो दोस्तों, जो चल नहीं सकते, ठीक है। यानी वो एक ही जगह स्थिर है। आपका कुतुब मीनार वही है, ताजमहल वही है, लाल किला वही है। और जो आपका चल धरोहर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। जैसे कि आपका प्राचीन मूर्तियां। अब मूर्तियों को क्या होता है दोस्तों, कहीं इस आपका संग्रहालय में रहता है, कहीं आपका उस म्यूजियम में चला जाता है। यानी उसका म्यूजियम भी चेंज कर सकते हैं, यानी उसको उठा के रख सकते हैं। आपके सिक्के हो गए, ये चल है, यानी इसको इधर उधर कर सकते हैं। पांडुलिपियां हो गई, आभूषण हो गया और कलाकृतियां जिन्हें संग्रहालयों में सहेज कर यानी म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। अब दोस्तों बात करें हम अमूर्त धरोहर के बारे में, तो यह किसी समाज की वे जीवित अभिव्यक्तियां या परंपराएं होती हैं जो ज्ञान और कौशल है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के तहत हस्तांतरित होती है। यानी दोस्तों आपने पढ़ा मूर्त धरोहर के बारे में, उसमें क्या था कि आपकी वस्तुएं थी जिसको आप छू सकते हो। लेकिन जो आपका अमूर्त धरोहर होगा दोस्तों, इसको आप छू नहीं सकते, बस इसको अनुभव कर सकते हो। और इसका जो ट्रांसफर होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की में होता है। जैसे मान के चलो, एक दादी है और एक उसका पोता है। तो दादी ने कोई कहानी अपने पोते को सुनाया, तो क्या हुआ, दादी से वो कहानी उस पोते में गई, पोता जो है आगे चल के बड़ा होकर किसी और को सुनाएगा। तो ये क्या होता है, इससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो विचारों का आदान प्रदान भी होता है। तो मौखिक परंपराएं और भाषाएं, लोक कथाएं, लोक कहानियां और आपका जो है स्थानीय बोलियां, जो कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो एक प्रकार से, सीरियस मैं आपको समझाऊं तो इसमें कहीं ना कहीं अनुभव किया जाता है, चीजों का अनुभव। इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप रियलाइज कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ठीक है। प्रदर्शन कलाएं, पारंपरिक संगीत, नृत्य, नाटक, इसको आप देखते हो तो क्या करते हो, इसको आप अनुभव करते हो, इसका आनंद लेते हो। उदाहरण के लिए राजस्थान का काले बेलिया, ठीक है, काल बेलिया नृत्य, केरल की कुट्टियाट्टम और रामलीला का मंचन, ठीक है। अगला हम सामाजिक प्रथाएं और उत्सव की बात करें तो धार्मिक अनुष्ठान, मेले और त्यौहार जैसे महाकुंभ या कुंभ मेला। दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि अमूर्त धरोहर है। दोस्तों अमूर्त धरोहर का सीधे से मतलब यही था कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट है कि पारंपरिक शिल्प और व्यंजन। तो हस्तशिल्प यानी जो कारीगरी है और पारंपरिक खान पान बनाने की विधियाँ, जो पारंपरिक आपका खान पान बनाने की जो विधियाँ हैं, जिसको आप सिर्फ सीख सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, लेकिन उसको आप
प्रैक्टिकल देख नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि पर्यटन के विकास में इन दोनों का समन्वय होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी हमें पर्यटन का यदि हमें एक उचित विकास करना है तो दोनों का एक संतुलन, दोनों का आप कह सकते हो एक उचित संतुलन बना रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ मूर्त धरोहरें होती हैं वो पर्यटकों को भौतिक स्थलों की सैर कराती है। आप सभी को पता है, जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको भौतिक जो स्थल होते हैं उनकी सैर कराती है। वहीं जो आपकी अमूर्त धरोहरें होती हैं वो उन्हें स्थानीय संस्कृति, संगीत और जीवन शैली का जो है वास्तविक अनुभव कराती है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्यारा सा वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड यदि मैं कोई और भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो और कमेंट में जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए कि आपको जो है आज का हमारा जो वीडियो है दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट जरूर कीजिए। और मेरी तरफ से जो आपका एग्जाम है दोस्तों, BANS 183 का 15 जुलाई 2026 को, इस दिन के परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ढेरों शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपके मार्क्स अच्छे आए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।